जय हिंद बच्चों। फाइनली हमने हमारा लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और जो सबसे पहला 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंट्रोडक्शन है, उसको सबसे पहले समझ लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर में आगे आएगा। समझ में आए? ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग यहाँ पर किस मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले? बेसिकली हम लोग सेल के अंदर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा है वर्ड एक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर मैं बोल सकता हूं पासिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ओके, जैसे इधर देखें, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या हो, बेसिकली जीन्स और कैरेक्टर्स पास ऑन हो। कहाँ से कहाँ? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे कि हम लोग हमारे पेरेंट्स में से कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आया है ना, तो किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला हम लोग एक वंडर मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। कहां पर सेल के अंदर प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और वो वंडर मॉलिक्यूल कुछ और नहीं बल्कि कौन है? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए क्या है? वंडर मॉलिक्यूल। क्या है? वंडर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सबसे पहले डीएनए का मतलब समझ लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अगर मैं सिर्फ डीएनए की बात करूं तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? दैट इज इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या ध्यान में रखना है? जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए न्यूक्लियोसाइड का समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड है वो खुद नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ है। ध्यान में रखना है, क्या? जो न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर के साथ अगर मैं फॉस्फेट को जोड़ दूं ना बच्चों, अगर मैं नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर के साथ अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? फॉस्फेट का। अगर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो मैं इसे ही क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो बेसिकली जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, अब इसका जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन बेस की बात करूंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं नाइट्रोजन की बेस की बात करूंगा तो नाइट्रोजन बेसेस दो तरीके के होते हैं। नाइट्रोजन बेसेस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? प्यूरिन्स। किसके बारे में बात करेंगे? प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में कौन आते हैं? एडिनाइन और गुआनाइन। कौन आते हैं प्यूरिन्स के अंदर? एडिनाइन और गुआनाइन। और यहाँ पे आते हैं दूसरा टाइप जो है नाइट्रोजन बेसिस का, वो क्या है? पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स के अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहला है थाइमिन, फिर है साइटोसिन और फिर क्या है? यूरासिल। ध्यान में रखना ये कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट रहने वाले हैं? दैट इज एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है? दैट इज एडिनाइन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। अगर ध्यान से देखोगे तो इनमें लगभग सब चीज़ें सिमिलर है एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़ के।
अगर थाइमिन देखो यहाँ पे ये ए सेम जी सेम सी सेम बराबर है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, मतलब डीएनए के अंदर थाइमिन रहेगा और आरएनए के अंदर जहाँ थाइमिन है वहीं पर क्या प्रेजेंट रहने वाला है, यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब वो जो नाइट्रोजन बेसिस है, अब इन तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइट्रोजन बेस के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, नाइट्रोजन बेसिस। बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूंगा ना, तो मैं इसके बारे में बोलूंगा AGTCU। ठीक है, अगर मैं डीएनए के बारे में बोलूंगा तो ATGC, अगर आरएनए के बारे में बोलूंगा तो AUGC। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये जो नाइट्रोजन बेस है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन बेस है ये वाला कौन सा कंपाउंड है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पेंटोज शुगर। क्या है ये, पेंटोज शुगर। ये क्या है, पेंटोज शुगर। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटोज शुगर। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ, इस पेंटोज शुगर के अंदर जितने भी कार्बन प्रेजेंट है, अगर मैं उसका नंबरिंग करूँ तो ये देखो ऐसा होगा 1 2 3 4 और 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन का शुगर है, दैट इज पेंटोज शुगर। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेसिकली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एक चीज और समझना है हमें। देखो नाइट्रोजन बेस समझ लिया हम लोग ने, पेंटोज शुगर समझ लिया हम लोग ने। अब किसके बारे में देखने वाले हैं, फॉस्फेट के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दैट इज लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ कार्बन, जो चेन के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी से क्या है, दिस इज पी मतलब फॉस्फेट। क्या है, फॉस्फेट। ठीक है ना, अभी जो फॉस्फेट है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है और इनके बीच में एक लिंकेज है एंड दिस लिंकेज इज व्हाट, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा लिंकेज है ये, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो क्या ध्यान में रखोगे, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, इन दोनों के बीच में कौन सा लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक वाला। ठीक है, और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा लिंकेज है, दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर है क्या, इतना अटके, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं डीएनए की बात करूं, किसके बारे में बात करें हम लोग, डीएनए। अब ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोकार्योटिक और एक होते हैं यूकार्योटिक। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो जो प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, प्रोकार्योटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकार्योटिक का मतलब है वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यूकार्योटिक की बात करूं तो यूकार्योटिक कौन से सेल होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड नहीं होता, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिफाइंड होता है। ठीक है ना, अब ध्यान में रखोगे क्या कि जो प्रोकार्योटिक के अंदर जो डीएनए है बेसिकली वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड प्लस सर्कुलर। देखो डायग्राम कितना अच्छा बना हुआ है ना, ये तो कितना डायग्राम इससे पूरा एक्सप्लेन हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड है, दो डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, दो स्टैंड्स। बेसिकली ब्लू वाला देखो ये एक स्टैंड हो गया और जो ग्रीन वाला है बेसिकली वो स्टैंड हो गया। तो बेसिकली दोनों स्टैंड कैसे हैं, डबल हैं, लेकिन कैसे हैं, सर्कुलर हैं। जबकि यूकार्योटिक की बात करूं, यूकार्योटिक के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड कैसा, देखो ये वाला एक स्टैंड और रेड वाला एक स्टैंड, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। अब देखो यूकार्योटिक के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड प्लस कैसा है, लीनियर है। अगर मैं इसका अगर मैं लाइन डायग्राम बनाऊं तो क्या कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, दैट इज बिकॉज कैसा है वो, लीनियर है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा चालू करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब नया चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, दिस इज नथिंग बट डीएनए। क्या है ये, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। दिस डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज डीएनए हेलिक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डीएनए हेलिक्स। क्यों हेलिक्स, देखो ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, ऐसे 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 ऐसे, इसे कहते हैं हम लोग हेलिक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, जो ऐसे 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 शेप दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल स्टैंडर्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अच्छा, अब डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं कितने होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं, हमने पढ़ा है। यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये डेफिनेटली अगर ये लीनियर है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं। किसकी बात करूंगा, यूकैरियोटिक की बात करूंगा। अच्छा ठीक है, देखो ये जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड हैं इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक साइड लिखा है 5 प्राइम, ठीक है, 5 डैश लिखा होगा एक साइड। देखो ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला स्ट्रैंड है, देखो ध्यान से, अगर एक साइड जो है वो 5 प्राइम, इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 डैश जो है, 5 डैश जो है इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 प्राइम, ठीक है। उसी स्ट्रैंड का दूसरे साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 डैश, इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 प्राइम एंड। क्या पढ़ेंगे, 3 प्राइम एंड, ठीक है। दूसरा वाला स्ट्रैंड देखो, दूसरा वाला स्ट्रैंड कौन सा है, ग्रीन वाला। अगर देखो ये वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 प्राइम से, कहां से, 3 प्राइम एंड से, और खत्म कहां हो रहा है, देखो 5 प्राइम एंड पे। कहां पे खत्म हो रहा है, 5 प्राइम एंड पे। अगर तुमने नोटिस किया होगा ध्यान से, तो ब्लू वाला अगर 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म हो रहा है 3 प्राइम से, और अगर ग्रीन वाला ध्यान से देखा होगा आपने तो वो स्टार्ट हो रहा है 3 प्राइम से, खत्म हो रहा है 5 प्राइम से। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 5 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम, ये वाला 5 प्राइम अगर यहां से चालू हुआ है तो खत्म हो रहा है 3 प्राइम पे, और ये वाला 3 प्राइम से चालू हुआ है और खत्म कहां हो रहा है, 5 प्राइम पे। क्या दोनों अपोजिट नेचर नहीं है, मतलब एक साइड 5 दूसरे साइड 3, फिर यहां पर चेक करो, एक साइड 3 दूसरे साइड 5। इस नेचर को कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, एंटी पैरेलल नेचर, ठीक है, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, दैट इज 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है ना। इतना क्लियर है क्या, ओके। अच्छा ध्यान से देखो, दूसरा मार्कर ले लेता हूं, ओके ओके, इधर देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, डीएनए हेलिक्स जो है वो तो बहुत बड़ा है, डीएनए हेलिक्स कैसा है, बहुत बड़ा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखो, मतलब हम लोगों ने अभी भी नाइट्रोजन बेसिस पढ़े, न्यूक्लियोटाइड पढ़े, है ना, तो कैसे देखेंगे हम लोग, देखो अगर मैं यहां से चालू करता हूं तो यहां से लेके यहां तक दिख रहा है आपको। अच्छा ये कैसा बन रहा है, एस शेप, कैसा बन रहा है, एस शेप। कौन सा शेप बन रहा है ये, एस शेप। क्या ये जो एस शेप है यहां से चालू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो जो नया एस बनेगा क्या यहां से नहीं बनेगा, यहां से फिर नया एस बन रहा है, देखो ध्यान से, हाँ कि ना। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक इसे बोलते हैं हम लोग एक टर्न। क्या बोलेंगे, एक टर्न, TURN वाला टर्न, TON वाला नहीं, ठीक है ना। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक टर्न, या फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पिच। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एक टर्न या फिर एक पिच। अब इस एक टर्न के अंदर या फिर इस एक पिच के अंदर कितने बेस पेयर, बेस पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, समझ में आया कि नहीं है, वो चीज बात कर रहा हूं। ओके, तो कितने होते हैं, 10, सिर्फ 10 नहीं बोलना है, 10 बेस पेयर बोलना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब समझ रहे हो, टोटल कितने होंगे, 20। अरे अगर मैं बोल रहा हूं एक पैर में कितने होते हैं, 2, तो उसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं 10 बेस पेयर, तो 10 बेस पेयर मतलब कितने नाइट्रोजन बेसेस, 20, समझ में आए, मतलब जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 2 बना लेते हैं, 8 हो गया, 1 9 हो गया और 1 10 हो गया, क्लियर है। तो टोटल कितने नाइट्रोजन बेसेस यहां पर प्रेजेंट है, 10। अभी देखो कुछ एक यहां पर है तो एक यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसी तरीके से 10 यहां पे प्रेजेंट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए, 20। तो वही लिखा हुआ है, एक टन के अंदर यानी एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स या फिर 20 नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अब इनका लेंथ कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर इसी को मैं एंगस्ट्रॉम को अगर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो जो 34 एंगस्ट्रॉम है वो कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। ध्यान क्या रखोगे, डीएनए का एक टर्न यानी एक पिच कितने बेस पेयर का होता है, 10 बेस पेयर,
ये 10 बेस पेयर का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, और जो 34 एंगस्ट्रॉम अगर इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब सुनो इधर, ये है एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये वाला है दूसरा नाइट्रोजन बेस पेयर, है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, एक नाइट्रोजन बेस ये वाला हो गया और दूसरा वाला ये हो गया, अरे हाँ कि ना। तो इन दो, अब एक बार ध्यान से देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, क्या कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं करना है इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, नहीं, इसको लिया है ना तो उसके ठीक बाजू वाला लेना, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक। तो इसको लिया उसके बाद क्या लेना इसका। तो अगर मैं इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस देखूं कि इन दोनों का लेंथ कैसे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज कितना 3.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर है जबकि यहाँ पर कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ दैट इज कितना आएगा 0.34 नैनोमीटर। ध्यान में क्या रखोगे, एक टन मतलब एक पीच मतलब 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर मतलब 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। दो नाइट्रोजन बेस पेयर के डिस्टेंस की बात करूंगा तो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। थोड़ा लिख लो, तब तक मैं थोड़ा पसीना वसीना पोंछ लूँ, देख लो कितना हालत बेकार है, क्या कर सकते हैं, ये सब का कारण ग्लोबल वार्मिंग भैया, ठीक है ना। आशा करता हूँ जैसे मुझे फील हो रहा है आपको भी वैसे फील होता होगा, कमेंट में जरूर बताना। इसके वजह से जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, इसके वजह से जो मेकअप वेकअप करके आते हैं सब बेकार हो जाता है यार पूरा, क्या बोलूँ, ठीक है। समझ गए होंगे क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, बहुत हो गया। अब इधर देखो, नहीं तो जैसे नहीं कि कुछ बोला नहीं हंसना चालू हो गया, इधर देखो, ठीक है। देखो इधर, अब हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली डीएनए का लेंथ कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ आगे हम लोग वापस पढ़ेंगे, ये चीज़ हम लोग वापस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सिंस ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो मैं चाहता हूं कि उसी में मैं ये चीज़ क्या करूं, कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। देखो तो अगर मैं डीएनए का लेंथ कैलकुलेट अगर मुझे करना है, डीएनए का लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, चाहे मैं यूकैरियोटिक की बात करूं चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करूं, तो एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है वो, क्या करना है भाई, देखो कुछ नहीं करना है, इतना आसान। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर लेना है, क्या करना है, एक डीएनए के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, टोटल कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ये दोनों डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, समझ में आया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाला है वो कितना आने वाला है 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी 0.34 नैनोमीटर, है ना। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। अब डेफिनेटली जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है ह्यूमन के अंदर अलग होगा, किसी बैक्टीरिया के अंदर अलग होगा, किसी यूआरएस के अंदर अलग होगा, समझ में आया कि नहीं। तो अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या पता होना जरूरी है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस जो हमें पता है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है ना। उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से। तो देख लेते हैं कुछ सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करूं, देखो हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहा हूं ना, तो ह्यूमन के अंदर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, दैट इज एन होता है। दैट इज किसकी बात करूंगा, मतलब स्पर्म सेल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, स्पर्म सेल की बात करूंगा, यानी गैमेट सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है ना। अब इधर देख लो, अगर मैं डिप्लॉइड की बात कर रहा हूं मतलब सोमैटिक सेल की बात कर रहा हूं, बॉडी सेल की बात कर रहा हूं, तो बॉडी सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है ना। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अच्छा ध्यान रखना क्या 10⁹ का मतलब क्या है, 10⁹ का मतलब होता है 1 बिलियन, क्या बोल रहा हूं 1 बिलियन, ठीक है ना, ध्यान रहेगा क्या। ओके इधर देखो, अगर मैं ई कोलाई जो कि क्या है एक तरीके का बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, ध्यान में रखना ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये हम लोग बेसिकली आगे जब चैप्टर्स और जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना।
ओके, तो ई कोलाई के अंदर बेसिकली कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। अच्छा देखो यहाँ पे 10⁹ था जिसे मैंने क्या बोला था? बिलियन। इसे क्या है? बेसिकली बिलियन, ठीक है ना। जबकि ये देख लो 10⁻⁶ है ना, तो 10⁻⁶ क्या होता है? मिलियन। क्या होता है? मिलियन। तो ध्यान में रखना बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली जो बेस पेयर्स हैं वो कैसे हैं? मिलियन में हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर जो बेस पेयर्स हैं वो कैसे हैं? बिलियन में। इतना ध्यान में रहेगा क्या? ओके, अच्छा इधर देख लेते हैं बैक्टीरियोफेग। देखो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और फेग का मतलब क्या होता है? ईटर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया को खाता हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया को खाता हो उसे क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेग, है ना। और उसमें भी एक वैरायटी है, कौन सी? बैक्टीरियोफेग पाई 174। सॉरी मैथ्स पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भैया, ये वायरस का नाम है। किसका नाम है? ये वायरस का नाम है। उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? ध्यान में रखना, ये न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, बेस पेयर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड में कितने? देखो 5386, ठीक है। बैक्टीरियोफेग पाई 174, कितना खतरनाक नाम। उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386। क्लियर है क्या? एक और बैक्टीरियोफेग देख लो, बैक्टीरियोफेग लैम्बडा। ये तो आपने लैम्बडा जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा। सर बायोलॉजी में कहाँ से? अरे भाई क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने दे दिया नाम, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे बस में तो कुछ है नहीं, है ना। अब जो नाम दे दिया है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने जो नाम दे दिया है जिंदगी भर उसको झेलना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम्हारा नाम लालू हो, चाहे तुम्हारा नाम आलू हो, है ना। ओके ठीक है। तो बैक्टीरियोफेग लैम्बडा जो है उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? 48502। कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है गाड़ी का नंबर है ना। याद कर लो भाई, 48502 कितना अच्छा है ना। ओके, कुछ लोग यहीं पर भी लगा रहे होंगे, हाँ आईपीएल देखे होंगे तो बोलेंगे सर 5 + 2 7 थाला फॉर रीजन। अरे इधर ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, समझ में आया। आईपीएल से बाहर निकल जाओ, आईपीएल खत्म हो गया। क्लियर है क्या? ओके सर आप थाला फॉर रीजन बोले, ऐसा लगता है चेन्नई सुपर किंग के फैन हो, पता चल गया क्या तुम लोगों को? ठीक है देखो इधर। ओके इतना समझ में आया? ओके क्लियर है क्या इतना? अब ध्यान से देखो, ये जो डीएनए का जो लेंथ है, ये जो डीएनए का जो लेंथ है, इसका अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डीएनए के डायमीटर की बात करूं तो वो कितना है? 2 नैनोमीटर। कितना? 2 नैनोमीटर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद थोड़ा सा और बचा है उसको देखेंगे, फिर खत्म करेंगे लेक्चर को। ओके ओके, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने डीएनए समझ लिया, डीएनए के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हम लोगों ने, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे अब आरएनए के बारे में ओवरव्यू लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे वहाँ पे देखा था हम लोगों ने डीएनए का फुल फॉर्म दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इसके आरएनए के फुल फॉर्म से ही चालू करेंगे। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए भी किससे मिलकर बना था? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना था? न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना था? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, है कि नहीं। उसी तरीके से जो आरएनए है वो भी अगर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर नाइट्रोजन बेस, उसके अंदर पेंटोस शुगर, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है पेंटोस शुगर के बारे में, ठीक है ना, नोट लिख लो। ओके देखो, अगर मैं पेंटोस शुगर की बात करूं, किसकी बात करूंगा? अगर मैं पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाला शुगर, बराबर है। अगर पेंटोस शुगर, अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? डीएनए। और अगर मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, दोनों में बात कर रहा हूं ना, दोनों में क्या है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, दोनों में ही प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर डीएनए की मैं बात करूंगा तो डीएनए में कौन सा पेंटोस शुगर प्रेजेंट है? उसके नाम में ही छुपा हुआ है, डीऑक्सीराइबोस। कौन सा प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है ना। अरे डीएनए का फुल फॉर्म वही है ना, डीएनए क्या फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया होगा। अब देखेंगे ये चीज जो ये बोल रहा हूं ना मैं, ये एक ऑक्सीजन निकल गया होगा। जब आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी देखो हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, आज बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जब हम लोग चैप्टर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि इसे डीऑक्सीराइबोस क्यों कह रहे हैं। ओके, और इधर आ जाओ आरएनए में। तो आरएनए में जो पेंटोस शुगर प्रेजेंट रहेगा ना, वो कौन सा होगा?
इसके नाम में छुपा है। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो में क्या है? राइबो शुगर। क्लियर है क्या? अगर मैं आरएनए की बात करूंगा तो आरएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहने वाला है वो है राइबो शुगर, और अगर मैं डीएनए की बात करूंगा तो डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर रहने वाला है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। जब आगे डिटेल में बात करेंगे फिर से डिस्कस कर लेंगे, फिर से रिवाइज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इधर आ जाओ। अब आरएनए की बात करूं तो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस थे वो कौन कौन से हैं? एडिनाइन है, यूरासिल है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है। जब डीएनए की बात कर रहे थे तो वहां पर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस थे? एडिनाइन, थायमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन। समझ में आया कि नहीं आया? तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक वही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पसीना। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग को भी अगर पसीना वसीना आ रहा है तो तौली वोली लेके बैठ जाओ, है ना। कुछ लोग चद्दर लेके बैठे होंगे, पोंछ लो। ठीक है, ठीक है। देखो इधर जाओ। देखो, अगर मैं आरएनए की बात कर रहा हूँ ना, किसकी बात कर रहा हूँ? आरएनए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर क्या है? एडिनाइन है, यूरासिल है, ग्वानाइन है और साइटोसिन है। अगर मैं डीएनए की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? अगर मैं डीएनए की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस था? एडिनाइन, थायमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन। देखो ये भी सेम, सब कुछ सेम लग रहा है। फर्क कहाँ आ रहा है? आरएनए की बात करूंगा तो यूरासिल की बात करूंगा, ध्यान सुन लो किसकी बात कर रहा हूं। आरएनए की अगर मैं बात करूंगा तो यूरासिल की बात करूंगा, लेकिन अगर वहीं मैं डीएनए की बात करूंगा ना तो थायमिन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? थायमिन की बात करूंगा। बाकी सब कैसा है? सेम है। क्लियर है क्या? आरएनए की बात करूं तो आरएनए जो है 3 टाइप के होते हैं। हमारे सेल में आरएनए 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है वो आरआरएनए, फिर एमआरएनए, फिर टीआरएनए। सर हमारे बुक के अंदर तो कुछ कभी एमआरएनए लिखा है, कभी आरआरएनए लिखा है, कभी टीआरएनए लिखा है। जिस सीक्वेंस में मैं लिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आया। ठीक है, जब मैं आरएनए की बात करूंगा तो याद रखना 3 टाइप का होता है और तीनों टाइप इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। दैट इज पहला क्या बोलोगे? आरआरएनए, दूसरा क्या बोलोगे? एमआरएनए, तीसरा क्या बोलोगे? टीआरएनए। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देख लो। आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। क्या है? आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। दूसरा एमआरएनए में एम क्या है? व्हाट इज एम हियर? मैसेंजर आरएनए। एम क्या है? मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए में टी कौन है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इधर, अब इनका थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं और खत्म करते हैं लेक्चर को, है ना। ठीक है, पहला लेक्चर है, छोटा लेक्चर रखते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो ये जो आरआरएनए है ना, हमें अच्छी तरह पता है। हमने जब 11th स्टैंडर्ड के अंदर, जब आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा, है ना। 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा था तो बेसिकली क्या हुआ था उसके अंदर? हमने ये सीखा था कि बेसिकली जो हमारा सेल होता है वो ज़्यादातर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है? प्रोटीन, और फिर क्या है? लिपिड। बेसिकली लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें जो प्रोटीन रहता है ना उसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है? 52%, दैट इज 52% कंट्रीब्यूशन रहता है किसका? प्रोटीन का। इससे आप पता लगा सकते हो कि हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली ये जो आरआरएनए है ना, ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमारे सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्या है हमारे सेल का? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बताना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा, आपने राइबोसोम का नाम सुना होगा, मैं आशा करता हूं। तो जो राइबोसोम है वो क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है ना। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पे प्रोटीन बनता है। वो खुद किससे मिलकर बना हुआ है? आरआरएनए। समझ में आया? आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, इधर आ जाओ। अब ये एमआरएनए की बात करें, दैट इज मैसेंजर आरएनए। देखो, मैसेंजर मतलब मैसेज पहुंचाने वाला। आपका भी कोई दोस्त होगा, आपने कोई मैसेज दिया होगा, उस दोस्त ने किसी को जाकर बताया होगा, है ना। ऐसा हम सब लोगों ने किया होगा बचपन में, स्कूल में, कॉलेजवा में, है ना। अभी भी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो अभी भी बैठ के कर रहे होंगे, है ना। देखो इधर ध्यान से। अब देखो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अरे है कि नहीं? हाँ, सेल के अंदर जो बॉस मॉलिक्यूल है, सेल का जो बॉस मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर जो वंडर मॉलिक्यूल है, वो कोई और नहीं बल्कि डीएनए है। क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए। क्या है ये? डीएनए बॉस मॉलिक्यूल है। क्या है? बॉस मॉलिक्यूल। कितना अच्छा लिखा है देखो, बॉस मॉलिक्यूल।
हर एक का बॉस होता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ये जो बॉस मॉलिक्यूल है बेसिकली यही क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कौन सा प्रोटीन सेल के अंदर बनेगा ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है, बॉस मॉलिक्यूल, यानी कौन, डीएनए, बराबर है क्या, है ना। मतलब डीएनए पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है दूसरे को और वही चीज बनती है कि नहीं। तो देखो ये जो डीएनए पर, देखो कभी भी आपने पिक्चर देखा होगा, मूवी देखा होगा, उसके अंदर जो बॉस होता है वो हमेशा कैसा होता है, बेसिकली क्या करता है बॉस, क्या वो खुद बाहर आता है, नहीं, वो क्या करता है, उसके कुछ जासूस होते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देता है, वो जासूस आगे जाके फर्दर अपने गार्ड्स को देते हैं इन्फॉर्मेशन और वो लोग वैसा ऐसा काम करते हैं, है ना। खुद बॉस आता है क्या लड़ने के लिए सामने से तुरंत, नहीं। उसी तरीके से जो बॉस मॉलिक्यूल है ये खुद न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, ये क्या करता है, बेसिकली जासूस का इस्तेमाल करता है, और वो जासूस कोई और नहीं बल्कि है mRNA। क्या है, mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए। बेसिकली ये जो डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो बेसिकली मैसेंजर, देखो डीएनए क्या करता है, सबसे पहले mRNA को बनाएगा, क्या करेगा, mRNA को बनाएगा। अब कैसे बनाएगा यही तो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो डीएनए सबसे पहले mRNA को बनाएगा। अब mRNA को बनाते समय वो क्या करेगा, जो भी चीजें, जो भी प्रोटीन बनाना रहेगा उस प्रोटीन का इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसफर कर देगा। अब mRNA क्या करेगा, न्यूक्लियस में से mRNA क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा, क्लियर है क्या, साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा, जिसके पास कुछ ना कुछ मैसेज होगा, जो किसने दिया होगा, डीएनए ने दिया होगा, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है, कैरी डीएनए मैसेज, कैरी डीएनए मैसेज, समझ में आया कि नहीं। या फिर इसे बोल सकते हो कैरियर, क्या बोल सकते हो, डीएनए कैरियर, ठीक है। इधर आ जाओ, टीआरएनए की बात करता हूं तो टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर, टीआरएनए देखो नाम में छुपा है, टीआरएनए ट्रांसफर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आरएनए जो कुछ ना कुछ ट्रांसफर करता हो। अब किसका ट्रांसफर करता है, देखो ये सेल है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म ना, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड घूम रहे होते हैं। सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है, साइक्लोसिस जो मूवमेंट होता है, उसके अंदर ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड घूम रहे होते हैं, है ना। अब इसी अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ कर टीआरएनए के पास भेजा जाता है। तो जो पकड़ कर अमीनो एसिड को भेज रहे हैं ना एमआरएनए के पास, बेसिकली यही किसका काम है, टीआरएनए का, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, क्लियर है क्या। एक चीज ध्यान में रखना, क्या, हमारे अंदर जो आरएनए है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। क्यों डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, या फिर आगे आने वाला जो भी लेक्चर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे, क्लियर है क्या। इतना ध्यान में रखोगे। बेसिकली आज हम लोगों ने क्या किया है, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लिया है, समझ में आया कि नहीं। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर के अंदर जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको सीखा है, जो भी चीज़ें आगे काम आने वाली है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं अगले लेक्चर में नया स्टार्ट करने से पहले वो टॉपिक को कवर कर लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। जय हिंद।